एक होती है सोलेनॉइड, एक होती है सोलेनॉइड। सुना है? बोलो, सुना है क्या? ऐसे स्प्रिंग की तरह होती है ना? बहुत सारे टर्न होते हैं, बहुत सारे, ठीक है, और पूरी लेंथ में ऐसे स्प्रेडेड होते हैं। इसमें जब करंट फ्लो होता है तो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। मैग्नेटिक फील्ड कितनी? म्यू नॉट एन आई, ये एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। अगर हम इसको कंपेयर करें बार मैग्नेट से, इट्स वेरी सिमिलर टू दैट, ठीक है, क्योंकि ये नॉर्थ पोल हो गया जिससे मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है ना, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, इधर से फील्ड लाइन निकली, ऐसे घूमी, इधर से वापस अंदर, इधर से ऐसे, सो फील्ड लाइन्स आर लाइक दिस। बट थोड़ा सा एक डिफरेंस होता है, सोलेनॉइड के अंदर फील्ड स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, बार मैग्नेट के अंदर फील्ड स्ट्रेंथ थोड़ी लाइट होती है, ठीक है। तो इनसाइड द सोलेनॉइड और इनसाइड द बार मैग्नेट फील्ड स्ट्रेंथ थोड़ी डिफरेंट होती है, बट अदरवाइज फंक्शनिंग वाइज सेम है। तो इसको हम ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ करते हैं, एज ए इलेक्ट्रोमैग्नेट, यानी बाहर मैग्नेट की ही तरह, बट मैग्नेटिज्म हमारे कंट्रोल में है। जब हम स्विच ऑन करेंगे तो ये मैग्नेट बन जाएगी, स्विच ऑफ करेंगे तो ये मैग्नेट नहीं रहेगी, राइट। और इसको स्ट्रॉन्ग मैग्नेट करने के लिए इसके अंदर आयरन रॉड डाल देते हैं, इंस्टेड ऑफ एयर आयरन रॉड डाल देते हैं। आयरन रॉड डालने से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड अराउंड 10,000 टाइम्स बढ़ जाती है, राइट, अराउंड 10,000 टाइम्स, तो इतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन जाता है। अभी इस टॉपिक में हम ये प्रूव करेंगे कि ये बार मैग्नेट के इक्विवेलेंट है मैथमेटिकली। मैथमेटिकली प्रूव करेंगे कि दिस इज इक्विवेलेंट टू बार मैग्नेट, राइट। बेसिक समझ में आ गया क्या है? ठीक है। अब हम बार मैग्नेट प्रूव करने के लिए क्या प्रूव करेंगे? बार मैग्नेट प्रूव करने के लिए क्या प्रूव करेंगे? हम ये प्रूव करेंगे कि इसकी एक्सिस पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उतनी ही है जितना बार मैग्नेट की होती है। कितना होती है? 2m/r³। बार मैग्नेट की एक्सिस पे इतनी मैग्नेटिक फील्ड होती है, ठीक है। इसके लिए हमें एक छोटा सा फॉर्मूला चाहिए, ठीक है, वो तुम्हें याद होगा नहीं तो मैं बता देता हूँ, ओके। वो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट लूप एट ए डिस्टेंस, रेडियस a, हाँ, वैसे तुम फालतू में पंगे ले रहे हो, मैं बोला था मैं बता देता हूँ, मैंने तो बोला था मैं बता दूँ, कोई बात नहीं। म्यू नॉट बाई 4 पाई IA² अपॉन 2A² प्लस x² टू द पावर 3/2, ठीक है, राइट। अब कोई बोलेगा मैंने म्यू नॉट से ही बोला था, कोई बोलेगा मैंने 2 से ही बोला था, कोई बोलेगा I से ही बोला था, ऑब्वियसली कुछ तो होगा ही, ठीक है। बट तुम्हें नहीं लगता तुम फालतू में पंगे ले रहे थे? जब मैंने कहा मैं बता देता हूँ तो चुपचाप नहीं बैठना चाहिए था, ठीक है, राइट। और फॉर लार्ज डिस्टेंस कितना हो जाता है? फॉर लार्ज डिस्टेंस A² को नेग्लेक्ट कर देते हैं तो B = म्यू नॉट बाई 4 ये मैं आपका रिवीजन करा रहा हूँ कि यह हम यूज़ करेंगे 2x³, और अगर R होगा तो ये 2r³, करेक्ट। नाउ चलो अब टॉपिक पढ़ते हैं। सोलेनॉइड इक्विवेलेंट टू बार मैग्नेट, राइट। वैसे तो मुझे ऐसा लगता है कि ये टॉपिक हम फालतू में पढ़ रहे हैं, बट फिर भी पढ़ लेते हैं। ये सोलेनॉइड है, ठीक है, इसकी लेंथ 2L मान लेते हैं, जैसे हम बार मैग्नेट की लेते हैं, है ना। 2L इसकी लेंथ मान ली, ओके। इससे लार्ज डिस्टेंस पे एक पॉइंट लेते हैं, लार्ज डिस्टेंस R डिस्टेंस पे, ठीक है। यहाँ देखने में लार्ज नहीं लग रहा बट ये लार्ज है R डिस्टेंस पे, ठीक है, राइट।
अब इसमें क्या है, बहुत सारे टर्न्स हैं, बहुत सारे टर्न्स हैं. सो व्हाट डू वी डू, हम एक एलिमेंट लेते हैं dx लेंथ का, dx थिकनेस का, x डिस्टेंस पे. ठीक है, x डिस्टेंस पे dx थिकनेस का एक एलिमेंट लेते हैं. करेक्ट. नहीं, तो ये हो गया करंट लूप. कौन सा, dx थिकनेस का. सोलेनोइड तो पूरी बहुत बड़ी है, तो करंट लूप. ठीक है. नंबर ऑफ टर्न्स इन लूप ऑफ थिकनेस dx. ये जो dx थिकनेस है इसमें नंबर ऑफ लूप्स. वी नो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितने, n, स्मॉल n. n dx. राइट. ये पॉइंट मान लेते हैं P. मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू लूप. ये रेडियस a. ओके, रेडियस a. तब फॉर्मूला वही वाला, B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई NIA स्क्वायर. ठीक है, अपॉन 4 पाई तो होता ही नहीं है, म्यू नॉट NIA स्क्वायर अपॉन 2. लार्ज डिस्टेंस है तो रेडियस तो लेंगे नहीं, तो r माइनस एक्स. यहां से डिस्टेंस कितना हुआ, r माइनस एक्स. ठीक है, टू द पावर 3, बस 3. r क्यूब था ना, 2r क्यूब, तो r माइनस एक्स टू द पावर 3 फॉर लार्ज डिस्टेंस. करेक्ट. इतना क्लियर. ठीक है. एंड दिस इज नंबर ऑफ टर्न्स कितने, म्यू नॉट n dx I a स्क्वायर अपॉन 2 r क्यूब. x हटा दिया, क्यों, बिकॉज l इज वेरी वेरी लेस देन r. l ही बहुत कम है तो x तो वैसे ही बहुत कम हो गया, तो x भी नेग्लेक्ट कर दिया. राइट. अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं. क्योंकि ये dx है ना, तो इंटीग्रेट किया. dx को टोटल इंटीग्रेट करेंगे पूरी सॉलिनॉइड के लिए तो कितना, 2l. dx इज दिस थिकनेस. पूरी सॉलिनॉइड के लिए dx को इंटीग्रेट किया है तो कितना गया, 12. राइट. सो दिस इज b इज इक्वल टू म्यू नॉट n dx का इंटीग्रेशन 2l I a स्क्वायर अपॉन 2 r क्यूब. टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n is equal to n into 2l. टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने, n into 2l. एरिया ऑफ लूप पाई a स्क्वायर. राइट. सो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं, इसको म्यू नॉट अपॉन 4 पाई में लाते हैं, तो 2 पाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा. n इंटू 2l, 2 पाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, n इंटू 2l इज n I a स्क्वायर. पाई इंटू a स्क्वायर इज एरिया. b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 n I a upon r cube.
नाउ फॉर ए लूप डायपोल मोमेंट कितना, फॉर अ करंट लूप, करंट कॉइल है ना, m इज इक्वल टू NIA, तो सो B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई 2m upon r cube, which is same as a bar magnet, which is same as of bar magnet. Right? चैप्टर नंबर 4 का एक तो यहाँ पे ये दो फॉर्मूले यूज हुए, कौन से, डायपोल मोमेंट कितना होता है और मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, एक छोटा सा अभी यूज होएगा, उसके अलावा इस चैप्टर का उस चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है। हो गया प्रूफ, सोलेनोइड एज ए बार मैग्नेट। ठीक है, इसका मैथमेटिकल पार्ट आई एम नॉट श्योर है कि नहीं है, बट क्वालिटेटिव पार्ट है, मतलब डिस्क्रिप्शन वो सब कुछ है। ठीक है, अब क्योंकि पता नहीं, मतलब आई कैन नॉट डिफरेंशिएट बिकॉज उसमें लिखा हुआ है सोलेनोइड एज बार मैग्नेट, क्वालिटेटिव आइडिया। अब कितना आइडिया वो नहीं मुझे पता, तो इसलिए मैंने पूरा आइडिया दे दिया। ठीक है बच्चों, कुछ पूछने? हो गया? राइट, अभी थोड़ा सा थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, एक बार उसको समझना। ठीक है, बहुत बड़ा डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, काफ़ी थ्योरेटिकल है, लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें वो समझ में आ गई तो यू कैन राइट ऑन योर ओन के क्या लिखना है। ठीक है, दिस इज रिलेटेड टू मैग्नेटिक मटेरियल, करेक्ट, एंड जस्ट लेसन, क्योंकि मैं बहुत रैंडमली हूँगा तो नोट मत करना, प्रॉपरली बाद में नोट करेंगे। ठीक है, एक हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, एक रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन अराउंड ए न्यूक्लियस इज लाइक ए डायपोल। क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं तो वो एक करंट लूप की तरह होता है, और एक करंट लूप की वजह से डायपोल मोमेंट होता है, और वो डायपोल मोमेंट होता है हाफ EVR, इतना डायपोल मोमेंट होता है। ओके राइट, अब इसको फिर हम फर्दर कैलकुलेट करते हैं, तो ये आ जाता है N इंटू म्यू बी, ऐसा हम पिछली क्लास उसमें चैप्टर में कर चुके हैं। म्यू बी इज कॉल्ड बोर्स मैग्नेट, म्यू बी इज कांस्टेंट। नाउ N इज ऑर्बिट नंबर, कौन से ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ऑर्बिट नंबर बढ़ता चला गया तो डायपोल मोमेंट भी बढ़ता चला गया। राइट, अब एक तो ये इसको बोलते हैं ऑर्बिटल मोशन, फिर एक इलेक्ट्रॉन का होता है स्पिन मोशन। राइट, वी कैन नॉट डिस्क्राइब दैट हेयर, ठीक है, बिकॉज दैट्स नॉट इन अवर सिलेबस, लेकिन जिस तरह से ऑर्बिटल मोशन से डायपोल मूवमेंट होता है वैसे ही स्पिन मोशन से भी डायपोल मूवमेंट होता है। राइट, तो एक इलेक्ट्रॉन के पास दो रीजन है डायपोल मूवमेंट के, कौन कौन से? डायपोल मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, वन ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन एंड अदर ड्यू टू स्पिन मोशन। राइट, ओके, देन अब इसमें कोई इलेक्ट्रॉन उल्टा घूम रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन सीधा घूम रहा है, एक वो केमिस्ट्री में होता है ना हाउ बाउ समथिंग लाइक दैट, हाँ वही जो भी होता है, और डब्बे से बना के उल्टा एरो सीधा एरो समथिंग लाइक दैट। राइट, अरे ऐसे अजीब नंबरों से मत देखा करो, मेरे को केमिस्ट्री थोड़ी कम आती है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि कुछ भी नहीं आता, ऐसे बनाते ना, हाँ जो भी है। ठीक है, इसमें ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? डायरेक्शंस, है ना, इलेक्ट्रॉन के मोशन की। तो कोई क्लॉकवाइज घूम रहा है, कोई एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है,
तो इस तरह से, और फिर एक एटम में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे, कितने सारे, बहुत सारे, जितने भी, वो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करता है, ठीक है। वो इलेक्ट्रॉन अपनी अपनी पोजीशन पे, कोई ग्राउंड स्टेट में, कोई फर्स्ट ऑर्बिट में, कोई सेकंड ऑर्बिट में, कोई वैलेंसी ऑर्बिट में, इस तरह से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे मोशन, ठीक है। देन व्हाट विल हैपन, वो सब का डायपोल मोमेंट कंबाइंड होगा, कुछ उल्टा कुछ सीधा, ठीक है। तो इट मे बी जीरो, इट मे बी लेस और इट मे बी लार्ज। तो अकॉर्डिंगली वो सारे डायपोल मोमेंट कलेक्ट होके, वो सारे डायपोल मोमेंट कलेक्ट होके एक डिफरेंट डायपोल सिस्टम डिफाइंड हो जाते हैं। लाइक सम मटेरियल हैव जीरो डायपोल मोमेंट, सम मटेरियल हैव स्मॉल डायपोल मोमेंट, सम मटेरियल हैव लार्ज डायपोल मोमेंट। अकॉर्डिंगली हम 3 डिफरेंट कैटेगरी में मटेरियल्स को डिवाइड करते हैं, राइट। सो व्हाट इज द बेसिस टू डिवाइड, ऑन द बेसिस ऑफ डायपोल मोमेंट, ठीक है। ये 3 कैटेगरीज, एंड सुन लो अच्छे से, ठीक है, नोट करने का सब हो जाएगा नोट। ये 3 कैटेगरीज हो जाती है डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक, ठीक है। इसमें डायपोल मोमेंट की बात करें तो ऑन द बेसिस, ये क्लासिफिकेशन ही ऑन द बेसिस ऑफ डायपोल मोमेंट है। डायपोल मोमेंट जीरो, स्मॉल एंड लार्ज। ये हम बात कर रहे हैं एटॉमिक डायपोल मोमेंट, यानी डायपोल मोमेंट ऑफ इंडिविजुअल एटम, ठीक है। जीरो, स्मॉल, लार्ज। जीरो मीन्स डायामैग्नेटिक, जिसमें एटॉमिक डायपोल मोमेंट है ही नहीं। स्मॉल है तो पैरा एंड लार्ज है तो फेरो, ठीक है। ये तो हो गया एटॉमिक डायपोल। अब ये एटॉमिक डायपोल्स इतना रैंडमली प्लेस्ड है कि हम कोई भी सैंपल ले, उसका नेट डायपोल मोमेंट जीरो। याद करो, वो डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन काइंड ऑफ थिंग, ठीक है, या वो नेट डायपोल मोमेंट जीरो। तो ऐसे ही इस सब्सटेंस का कोई भी सैंपल ले हम, नेट डायपोल मोमेंट जीरो हो गया। कैसे? डायमैग्नेटिक तो है ही जीरो, राइट। डाइलेक्ट्रिक में याद करो 2 टाइप के डाइलेक्ट्रिक्स होते थे, एक पोलर और एक नॉन पोलर। नॉन पोलर वो जिनका एटॉमिक डायपोल मोमेंट जीरो होता था, पोलर वो जिनका एटॉमिक डायपोल मोमेंट होता था, ठीक है। लेकिन क्योंकि जो पोलर होते थे वो भी एटॉमिक डायपोल्स क्या होते थे, रैंडमली प्लेस्ड होते थे, तो नेट डायपोल मोमेंट जीरो हो जाता था। सिमिलरली इसमें तो डायपोल मोमेंट है ही नहीं। इसमें डायपोल मोमेंट है लेकिन वो बहुत रैंडमली प्लेस्ड है, ओके। तो नेट डायपोल मोमेंट इज जीरो, ओके। ये तो जीरो है ही है क्योंकि इसमें तो है ही नहीं। फेरोमैग्नेटिक में क्योंकि बहुत लार्ज डायपोल मोमेंट होता है, लार्ज डायपोल मोमेंट, तो दीज डायपोल्स आर क्वाइट इन्फ्लुएंसिंग। क्वाइट इन्फ्लुएंसिंग मीन्स जैसे एक अच्छा बच्चा है क्लास में, ठीक है, वो अपने अड़ोस पड़ोस के सारे बच्चों को इन्फ्लुएंस करता है। वैसे ऐसा होता नहीं है, वह बदमाश बच्चा होता है वो ज़रूर कर लेता है, बट होता है ना, अड़ोस पड़ोस में इन्फ्लुएंस। तो ये डायपोल क्या करता है, जो अपने सिमिलर डायपोल्स हैं उनके साथ ग्रुप कर लेता है, ठीक है, तो ग्रुप बन जाते हैं। यानी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में इंडिविजुअल एटम्स नहीं होते, दे मेक ग्रुप्स। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन वाले एटॉमिक डायपोल्स ग्रुप कर लेते हैं और उन ग्रुप्स को हम बोलते हैं डोमेन, ठीक है। तो पैरामैग्नेटिक जैसे इंडिविजुअल एटम में डिवाइड होता है, ऐसे फेरोमैग्नेटिक किस में होता है, डोमेन्स में डिवाइड होता है, राइट। तो ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इस तरह से डोमेन्स में डिवाइड हो गया, राइट। एंड इन डोमेन्स की डायरेक्शन रैंडम डायरेक्शन। तो नेट डायपोल मोमेंट अब भी जीरो, नेट डायपोल मोमेंट जीरो, ओके। नाउ व्हाट हैपन व्हेन वी प्लेस देम इन मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम इनको एक मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करें, लाइक हमने ऐसे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी, और ये मैग्नेटिक फील्ड हम कैसे अप्लाई करेंगे, एक सॉलिनॉइड लगा के, ठीक है, यानी इन मटेरियल को एक सॉलिनॉइड के अंदर डाल दिया,
ये सॉलिनॉइड की अपनी एक फील्ड हो गई, इसके अंदर हमने ये मटेरियल डाल दिया, देन सोलेनॉइड ने अपनी फील्ड क्रिएट की बी नॉट, दैट इज द फील्ड ऑफ सोलेनॉइड। अब डायपोल के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड में टॉर्क लगता है, बिकॉज ऑफ दैट दे रोटेट, कब तक? टिल दे अलाइन इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो व्हाट हैपन, जो डायपोल्स थे वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो गए तो एक डायपोल मोमेंट इंड्यूस हो गया। नाउ डायपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो, एक डायपोल मोमेंट इंड्यूस हो गया और उसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, राइट। और ये इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में इतनी ज़्यादा होती है और इतना क्विक होती है। क्यों? क्योंकि डोमेन्स है, डोमेन है तो इंस्टेंटली एक पूरा का पूरा ग्रुप अलाइन होता है, तो बहुत लार्ज डायपोल मोमेंट एंड इंस्टेंटली बिल्ड होता है। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में इतनी ज़्यादा होती है कि द इंड्यूस्ड फील्ड, ये जो अप्लाइड फील्ड है, दैट बिकम नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू इंड्यूस्ड फील्ड, यानी जिसकी वजह से हो रहा है वो नेग्लिजिबल हो जाती है, ठीक है। ये कितना होता है? लगभग 10,000 टाइम ऑफ द फील्ड ड्यू टू एयर। जितना एयर में फील्ड होता है उसका लगभग 10,000 टाइम्स हो जाता है, ठीक है। तो इतनी स्ट्रॉन्ग फील्ड डेवलप होती है। तो व्हाट इज नेट फील्ड? नेट फील्ड अब जो सोलेनॉइड से बाहर निकलेगी वो कितनी होगी? नेट फील्ड होगी दिस प्लस इंड्यूस्ड फील्ड, दिस प्लस इंड्यूस्ड फील्ड, राइट। और अब देखो, पहले जब एयर थी तो फील्ड थी म्यू नॉट एन आई, अब ये कितनी है? म्यू एन आई। म्यू नॉट इज परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस एंड म्यू इज परमिएबिलिटी ऑफ मटेरियल की, ठीक है। एंड ये परमिएबिलिटी आयरन के लिए, एज आई टोल्ड यू, अराउंड 10,000 टाइम्स ऑफ दिस होता है, तो इसलिए बहुत स्ट्रॉन्ग फील्ड क्रिएट होती है। आपको बेसिक सिस्टम समझ में आ गया? बेसिक सिस्टम क्या है, राइट। थोड़ा सा मैथमेटिकल पार्ट और, ठीक है, बाद में नोट करते हैं, एक बार समझ लो। अगर समझ में आ गया, नाउ यू कैन डिस्क्राइब इट ऑन योर ओन ना, अपने आप एक्सप्लेन कर सकते हो ना क्या क्या करना है, ठीक है। नाउ इसी की बात करते हैं, ये जो पूरा मैथमेटिकल सिस्टम हुआ, राइट, एंड इन्वॉल्व इन क्लास, देन यू विल फाइंड कि इतना मुश्किल नहीं है, ओके। दैट इज व्हाट बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। तो ये पैरामीटर है जिसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करती है। म्यू नॉट तो कांस्टेंट हो गया, नंबर ऑफ टर्न्स एंड करंट, ये दो पैरामीटर है जिसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करती है, और ये जितने ज़्यादा होंगे ये मैग्नेटिक फील्ड इतने ज़्यादा होगी। और ये मैग्नेटिक फील्ड कौन सी है? जो मैग्नेटाइज कर रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड वो है जो मैग्नेटाइज कर रही है। तो इसको हम लिखते हैं म्यू नॉट एच, म्यू नॉट एच, एंड दिस इज कॉल्ड मैग्नेटाइजिंग फोर्स। मैग्नेटाइजिंग फोर्स यानी द फोर्स विच इज मैग्नेटाइजिंग द सिस्टम, दिस इज नेम्ड एज मैग्नेटाइजिंग फोर्स, सिंपली N इंटू आई, राइट। अब B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? म्यू एच, B इज इक्वल टू म्यू एच। एंड देन इंड्यूस्ड फील्ड, इंड्यूस्ड फील्ड भी कुछ होगा, दैट इज म्यू नॉट आई। ये है कितना सिस्टम मैग्नेटाइज हुआ, जितना सिस्टम मैग्नेटाइज होगा उतनी इंड्यूस्ड फील्ड होगी, ठीक है। इसको हम बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। मेरे को आपको ये बेसिकली ये टर्म समझाने हैं जो कि यूजुअली समझ नहीं पाते हैं। एक मिनट, ये मैं स्मॉल आई लिख लेता हूँ क्योंकि एक आई कैपिटल भी यूज़ करते हैं ना। हाँ, क्या बोल रहे हैं? यही था, ये करंट है और ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, दो अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ओके, मैं तुम्हें साथ साथ थोड़ा सा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का भी रिवाइज करा रहा हूँ, जो इससे रिलेटेड है। पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक होता था, वहाँ पे एक वर्ड होता था पोलराइजेशन। पोलराइजेशन वाज द टर्म डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम,
dipole moment induced per unit volume was called as polarization in electrostatics, right? इसी तरह से dipole moment induced per unit volume is called intensity of magnetization, यानी जो हमारा मटेरियल है वो कितना मैग्नेटाइज हुआ, जितना ज़्यादा मैग्नेटाइज हुआ उतना ज़्यादा डायपोल मोमेंट होगा, राइट? ये दो टर्म समझ में आए। H इज रिलेटेड टू व्हाट? जो मैग्नेटाइज कर रहा है। I इज रिलेटेड टू व्हाट? जो मैग्नेटाइज हो रहा है, ठीक है? मैग्नेटाइजिंग फोर्स तो मैग्नेटाइज करने वाला, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन यानी मैग्नेटाइज होने वाला। I ज़्यादा मीन्स ज़्यादा मैग्नेटाइज हुआ, H ज़्यादा मीन्स मैग्नेटाइज करने वाला ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, राइट? ये समझ में आ गया, राइट? सिमिलर टू इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, याद है ना? इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी सही, that represent ease of polarization, कितना इजीली हम सिस्टम को पोलराइज कर सकते हैं। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में होता था पोलराइजेशन पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, पोलराइजेशन पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। पोलराइजेशन वाज इक्विवेलेंट टू I मैग्नेटिज्म के, और E वाज इक्विवेलेंट टू H। इसमें मैग्नेटाइज करने वाला कौन है? H। वहाँ पे पोलराइज करने वाला कौन था? इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे पोलराइजेशन क्या है? डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। वहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या है? डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो ससेप्टिबिलिटी, दैट इज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, इज I by H. दिस इज ईज ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ईज ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिकली सॉफ्ट, मैग्नेटिकली हार्ड मटेरियल। मैग्नेटिकली सॉफ्ट मीन्स जो इजीली मैग्नेटाइज हो जाए, मैग्नेटिकली हार्ड कौन से? जो इजीली मैग्नेटाइज ना हो। I की वैल्यू थोड़े से H में बहुत ज़्यादा हो जाए तो इजीली मैग्नेटाइज हो जाए, ठीक है? थोड़ी सी H की वैल्यू में बहुत ज़्यादा I की वैल्यू तो इजीली मैग्नेटाइज हो रहा है। बहुत ज़्यादा H की वैल्यू में थोड़ी सी I की वैल्यू तो बहुत कम मैग्नेटाइज हो रहा है, ठीक है? इनफैक्ट जो मैग्नेटाइज होने वाला मटेरियल है वो सिर्फ और सिर्फ फेरोमैग्नेटिक है। डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक और क्लोज टू दैट मैग्नेटाइज होते ही नहीं है, ठीक है? या उनमें जो मैग्नेटाइजेशन हो रहा है वो नेग्लिजिबल होता है, ठीक है? इतनी बात समझ में आई? व्हाट आई टोल्ड यू, 3 टाइप के मटेरियल क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक डायपोल मोमेंट, 0, स्मॉल, लार्ज, ठीक है? देन किसी भी मैग्नेटिक में किसी भी मटेरियल का सैंपल लें तो उसका नेट डायपोल मोमेंट 0 होता है। डायामैग्नेटिक में क्योंकि एटॉमिक डायपोल मोमेंट होता ही नहीं है। पैरामैग्नेटिक में जो डायपोल्स हैं वो रैंडमली प्लेस्ड होते हैं तो नेट डायपोल मोमेंट 0 होता है। पैरामैग्नेटिक में दे आर ग्रुप्ड एंड दैट ग्रुप इज कॉल्ड डोमेन। दोज डोमेन्स आर रैंडमली प्लेस्ड सो नेट डायपोल मोमेंट इज 0। यानी हम कोई भी मटेरियल का सैंपल नॉर्मल केस में लेंगे तो डायपोल मोमेंट 0 होगा। फिर हम उसको मैग्नेटिक फील्ड में डालते हैं तो अंदर वो डायपोल्स जो है अलाइन हो जाते हैं, किसमें? पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक में। डायामैग्नेटिक में तो डायपोल मोमेंट है ही नहीं, अभी उसकी तो बात की ही नहीं मैंने। पैरा एंड फेरो तो डायपोल अलाइन हो गए, मैग्नेटाइजेशन हो गया, वी से एक डायपोल मोमेंट डेवलप हो गया और उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुई, दैट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड फील्ड। नाउ देयर आर 2 fields combined, one is applied field and another is induced field. Applied field is related to magnetizing force, that is H, and induced field is related to intensity of magnetization, that is I. इतनी बात समझ में आ गई? राइट। अब बचा डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक में ये थ्योरी काम नहीं करती, अलाइनमेंट थ्योरी, क्योंकि अलाइनमेंट तो तब होगा ना जब डायपोल मोमेंट होगा, एंड क्योंकि डायपोल मोमेंट नहीं है तो इसलिए अलाइनमेंट थ्योरी डू नॉट वर्क। देन व्हाट हैपेंस? वहाँ पे होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो कि मैं आपको इस चैप्टर में एक्सप्लेन नहीं कर सकता। द नेक्स्ट चैप्टर इट विल बी दैट ओनली, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, राइट? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आप लोगों ने ऑल द 10th क्लास में पढ़ा था, जिसमें करंट और ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, फैराडेज एक्सपेरिमेंट, समथिंग लाइक दैट। पुरानी बात है, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालोगे तो याद आएगा।
फेराडेज एक्सपेरिमेंट, एक कॉइल, उसमें करंट इंड्यूस हो गया, चलो नहीं याद आ रहा तो छोड़ दो राइट। तो इट इज़ दैट कि जब एक मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो एक इंडक्शन फिनोमेना होता है जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और वो इंडक्शन फिनोमेना क्या होता है, अपोजिट टू कॉज होता है। तो जिस मैग्नेटिक फील्ड में हम प्लेस करेंगे उसके अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगी। यानी अगर मैं डायामैग्नेटिक मटेरियल को एक मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करूं तो इंड्यूस्ड फील्ड इसके अपोजिट होगी राइट। अपोजिट होगी तो नेट फील्ड इनसाइड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी राइट। तो ये मटेरियल स्पेशल मटेरियल है जिसमें अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड होती है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड विल बी लेस देन एयर, ठीक है। पैरामैग्नेटिक में थोड़ी सी ज़्यादा, फेरोमैग्नेटिक में बहुत ज़्यादा, ठीक है। इतना बस समझ में आया। जब ये इस डायरेक्शन में अलाइन हो जाए, ये इस डायरेक्शन में अलाइन हो गया, ये भी इस डायरेक्शन में अलाइन हो गया, ये भी इस डायरेक्शन में अलाइन हो गया, तो इनके बीच में बाउंड्री खत्म हो गई ना। तो दैट्स व्हाट वी से ग्रो। इट्स लाइक दैट, एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है, अभी उसमें 5 ग्रुप है, धीरे धीरे सबको अपने जैसा बनाते जा रहे हैं तो वो ग्रुप साइज बढ़ता जाएगा ना, दैट्स कॉल्ड एक्सपेंशन ऑफ ग्रुप, ठीक है ना। होते हैं ना 2 टाइप के ग्रुप, एक पढ़ने वाले बच्चे, एक ना पढ़ने वाले बच्चे। कौन सा ग्रुप बड़ा होता है, कौन सा ग्रुप बड़ा होता है, देखा कितने समझदार हो। और वो एक्सपैंड होता चला जाता है। शुरुआत जब होती है 11th क्लास में तो पढ़ने वाले ज़्यादा होते हैं, वो ग्रुप बड़ा होता है, लेकिन धीरे धीरे उस ग्रुप से टूट के ना, बिल्कुल जैसे कांग्रेस और बीजेपी वाली कहानी। इधर आजकल जो बहुत हॉट है शिवसेना वाली कहानी, धीरे धीरे एकनाथ शिंदे का ग्रुप बड़ा हो गया। हो गया ना, समझ में आ गया, पढ़ लिया राइट। ना बेसिक कॉमन सेंस पे से बताओ कौन सा मैग्नेटिज्म टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होना चाहिए और कौन सा नहीं होना चाहिए। टेम्परेचर से क्या होता है बेसिक चीज, कभी भी जब भी बात है ना टेम्परेचर की, रेंडमनेस बढ़ती है, और रेंडमनेस बढ़ेगी तो मैग्नेटिज्म कम हो जाएगा। तो रेंडमनेस कब होगी, जब कुछ होगा ना। डायामैग्नेटिक में तो कुछ है ही नहीं, तो उसमें तो रेंडमनेस का कोई लॉजिक ही नहीं है। तो डायामैग्नेटिज्म इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर वाइल दिस इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर राइट, ठीक है। अब मैं इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वर्सेस मैग्नेटिज्म बताता हूँ, क्या क्या टर्म्स है राइट। लाइक एक H आया, एक I आया, एक साई आया, ठीक है। ये H वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड है, I यहाँ वहाँ पे पोलराइजेशन से रिलेटेड है, और ससेप्टिबिलिटी तो ससेप्टिबिलिटी से रिलेटेड है, ठीक। एक होता है एप्सिलॉन, R और K, याद है, दैट इज व्हाट रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यह हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है, और इसमें होता है म्यू आर, ओके। आई एम कोरिलेटिंग देम सो दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दैट। म्यू आर विल बी व्हाट, रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। जैसे वो रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी था, ये रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है। इट कैन बी ग्रेटर देन 1, इट कैन बी लेस देन 1 राइट। ये म्यू आर कितना होता है, 0.9 to 0.999 फॉर डायामैग्नेटिक राइट, यानी लेस देन 1 होता है, ओके।
and this mu r equal to 1.001 to 1.1 for paramagnetic, and this mu r is 10 to the power 3 to 10 to the power 5 for ferromagnetic, and this itself tells you कि कौन मैग्नेटिक मटेरियल है जेन्युइनली, ठीक है, फेरोमैग्नेटिक, क्योंकि ये तो ऑलमोस्ट वन ही है ना, दिस इज एज गुड एज एयर. एयर कितना 1, डायमैग्नेटिक 0.92 0.999, दैट इज क्लोज टू 1, 1.001 to 1.1, दैट इज वेरी क्लोज टू 1. तो ये दोनों मैग्नेटिक मटेरियल है ही नहीं. तो मैग्नेटिक मटेरियल इज जेन्युइनली विच वन, फेरोमैग्नेटिक, ठीक है, जो मैग्नेटाइज होते हैं. एक बार मैग्नेट एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट कर लेगी. कैसे अट्रैक्ट करती है? उसको मैग्नेटाइज करके, ठीक है. लाइक हमने एक बार मैग्नेट रखी नॉर्थ पोल साउथ पोल, इससे मैग्नेटिक फील्ड निकली, दैट वी से बी नॉट. अब एक मटेरियल यहाँ पे है तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगी, ये बन जाएगा साउथ पोल, ये बन जाएगा नॉर्थ पोल, एंड देन इट विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दैट. दैट्स हाउ अ बार मैग्नेट कैन अट्रैक्ट द आयरन ऑब्जेक्ट्स, राइट. व्हाट विल हैपन विद द डायमैग्नेटिक? डायमैग्नेटिक में जो अंदर फील्ड इंड्यूस हुई वो क्या होगी? अपोजिट होगी. ये हमारी बी नॉट, ये हमारा डायमैग्नेटिक मटेरियल, ये हमारा डायमैग्नेटिक मटेरियल, और ये इंड्यूस्ड फील्ड. तो ये बनेगा नॉर्थ पोल और ये बनेगा साउथ पोल. तो क्या होगा? रिपल्शन, ठीक है. तो हाउ वी कैन आइडेंटिफाई ए डायमैग्नेटिक मटेरियल? इफ बार मैग्नेट से वो रिपेल होता हो. जो मटेरियल रिपेल होते हैं दोज आर डायमैग्नेटिक. ऑब्वियसली पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक अट्रैक्ट होंगे. पैरामैग्नेटिक फीबली अट्रैक्ट होगा और फेरोमैग्नेटिक स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा. Okay. Then we have understood about electric field lines density. जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होती है वहाँ पे फील्ड लाइन डेंसर होती है, और जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होती है वहाँ पे फील्ड लाइन रेयर होती है, डिस्टेंस होती है, ठीक है. अब अगर हम सोचें कुछ पर्टिकुलर फील्ड लाइंस को, राइट, दीज आर द फील्ड लाइंस. इनके अंदर अगर मैं एक मैग्नेटिक मटेरियल रखूं, ये सब कुछ हम नेक्स्ट क्लास में नोट करेंगे, ध्यान रखना. अभी जस्ट एक ओवरव्यू, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में अच्छे से हो जाएगा. अगर ये डायमैग्नेटिक है तो ये फील्ड लाइन कैसे हो जाएंगे? ये फील्ड लाइंस लाइक ये ऐसे, तो दे विल बी स्लाइड लाइक दिस. अंदर थोड़ी दूर दूर, ओके. एंड जिस तरह से मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होते, इसी तरह से परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए, परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल फील्ड लाइंस गोज लाइक दिस. अंदर से फील्ड लाइन होती ही नहीं है, ठीक है. एंड इंटरेस्टिंग, सुपर कंडक्टर्स आर परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल. सुपर कंडक्टर याद है करंट इलेक्ट्रिसिटी में जिनका रेजिस्टेंस जीरो है, तो सुपर कंडक्टर्स आर परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल, और उनके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाती है. यानी इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल एंड अपोजिट टू अप्लाइड फील्ड, करेक्ट. बिल्कुल वैसे ही जैसे मेटल के अंदर, कंडक्टिंग बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है. इफ आई टॉक अबाउट पैरामैग्नेटिक, तो ये फील्ड लाइन कैसे हो जाएंगी? पैरामैग्नेटिक में ये फील्ड लाइंस थोड़ा सा क्लोजर आ जाएंगी. थोड़ा सा क्लोजर आ जाएंगे. एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल अगर हम रख देते हैं तो वो तो सारी लाइंस को अपने अंदर से ले जाएगा. इधर से आने वाली लाइन भी वो इधर ले जाएगा.
सारी अपने अंदर से पास करा देगा। राइट तो ये बहुत डेंसर हो जाएंगे अंदर फील्ड लाइन, यानी मटेरियल रखा तो आसपास जितनी भी फील्ड लाइंस हैं दे विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दैट एंड उसके अंदर से पास होना प्रेफर करेंगे। दिस इज कॉल्ड प्रेफरेंस ऑफ फील्ड लाइंस। डू नॉट प्रेफर टू पास थ्रू ए डायमैग्नेटिक मटेरियल, slightly prefer to pass through paramagnetic and strongly prefer to pass through ferromagnetic material, right? अगर मैं एक कॉइल लूँ, ठीक है, सपोज एक कॉइल लूँ ऐसे, इससे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे सब जगह एक्सपेंड हो जाएंगी पूरे इनफाइनाइट जोन में, क्रॉस नहीं करती, वो तो मैं वैसे ही बना रहा हूँ है ना, पूरे इनफाइनाइट जोन में। बट अगर मैं एक मैग्नेटिक मटेरियल का एक लूप डाल दूं ऐसे, तो ये फील्ड लाइंस होंगी ही नहीं। ये कहां से जाएंगी? सारी फील्ड लाइंस इस लूप के अंदर से जाएंगी ऐसे, यानी उनका पाथ डिफाइंड हो जाएगा। एयर में पाथ डिफाइंड नहीं है, बट दैट इज व्हाट पाथ इज डिफाइंड। तो जब हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक पर्टिकुलर पाथ है तो हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का यूज करते हैं, ठीक है। दैट इज व्हाट वी आर डायरेक्टिंग द फील्ड लाइंस टू गो थ्रू दिस पाथ। एयर में तो दे विल स्प्लिट टू द इनफाइनाइट रीजन, बट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जितना मटेरियल है उसके अंदर से पास होंगे। बहुत मतलब कितना 1:, जो रेशो होगा एयर एंड मटेरियल, दैट विल बी 1:1000 मिनिमम। ओके, यानी 1000 लाइन मैग्नेटिक मटेरियल से पास हो रही है तो एक लाइन कोई एयर से पास हो रही है, ठीक है। तो ये जनरल डिस्क्रिप्शन है, करेक्ट। एक चीज सिंपल कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है, एंड दैट्स लास्ट फॉर द डे। ये लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे एक डायपोल है, ठीक है। अगर पैरामैग्नेटिक है और फेरोमैग्नेटिक है, दिस इज पैरामैग्नेटिक एंड और फेरोमैग्नेटिक, क्योंकि दोनों का प्रॉपर्टीज सेम है, बट वो थोड़ा वीक है, वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग है। तो इन डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन नॉर्थ पोल बिल्ड होगा, अपोजिट टू फील्ड लाइन साउथ पोल बिल्ड। इसके ऊपर इधर फोर्स लगेगी MB, इसके ऊपर इधर फोर्स लगेगी MB, देन ये ऐसे रोटेट करेगा एंड देन दिस वे, यानी इसकी जो टेंडेंसी होगी वो होगी अलाइन होने की, ऑसिलेट करेगा एंड फाइनली एक टाइम इक्विलिब्रियम में अलाइन हो जाएगा ऐसे, राइट। नाउ थिंक ऑफ व्हाट विल हैपन टू द डायमैग्नेटिक मटेरियल व्हेन प्लेस्ड लाइक दिस। अगर हम इस तरह से एक डायमैग्नेटिक मटेरियल को प्लेस करते हैं तो क्या होगा उसके साथ, राइट। सोचो, ये साउथ पोल बिल्ड होगा, ये नॉर्थ पोल बिल्ड होगा, अपोजिट होता है। ये ऐसे, ये ऐसे, तो देन इट विल रोटेट एंटी क्लॉकवाइज। जब ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होके ऐसे पहुंचेगा तो ये इस तरफ फील्ड लाइन की तरफ जो है वो साउथ पोल हो जाएगा और ये नॉर्थ पोल हो जाएगा। फिर इस पे इधर फोर्स लगेगी, इधर फोर्स लगेगी, तो फाइनली कहाँ जाएगा? ये ऐसे परपेंडिकुलर स्टैंड करेगा, ठीक है, इस तरह से परपेंडिकुलर, क्योंकि वही है, इधर से इधर ऑसिलेट करेगा तो जो इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा वो कहाँ पे होगा? परपेंडिकुलर, ठीक है। तो एक डायमैग्नेटिक मटेरियल की रॉड को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में डालते हैं तो दैट ट्राई टू स्टैंड परपेंडिकुलर, वो इस परपेंडिकुलर स्टैंड होने की कोशिश करती है, राइट। दिस वाज सम थ्योरेटिकल पार्ट, सम इंफॉर्मेटिव, सम कॉन्सेप्चुअल, ये सब प्रॉपर्ली नोट करेंगे नेक्स्ट क्लास में।